जरा सोचिए, गाजियाबाद की एक सुबह, एक आम सुबह। लेकिन जो मंजर है वो बिल्कुल भी आम नहीं है। सड़क पर एक दफ्तर के बाहर लोगों की एक लंबी लाइन लगी हुई है। और ये लाइन किसी राशन या सरकारी मदद के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोग लाइन में लगे हैं तलवारें लेने के लिए, और हवा में वंदे मातरम, जय श्री राम जैसे नारे गूंज रहे हैं। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये असलियत है, जिसे न्यूज़ 24 की एक वीडियो रिपोर्ट ने हम सबके सामने रखा है। और इसी पर आज हम गहराई से बात करने वाले हैं। जी, क्योंकि ये सिर्फ कुछ तलवारें बांटने की घटना नहीं है, इसके पीछे एक सोच है, एक पूरा तर्क दिया जा रहा है, और इसके कुछ गंभीर परिणाम भी हैं। बिल्कुल। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब कोई संगठन आत्मरक्षा के नाम पर खुलेआम हथियार बांटना शुरू कर दे, तो समाज को इससे सुरक्षा मिलती है या फिर ये कानून के राज के लिए एक सीधी चुनौती बन जाता है। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस घटना के हर पहलू को समझें, परत दर परत। हाँ, परत परत। आयोजक ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनका क्या तर्क है, पुलिस ने क्या किया, और सबसे जरूरी, इस तरह की घटनाओं का हमारे समाज पर क्या असर पड़ता है। हमारी सारी बातचीत उस वीडियो रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें तस्वीरें भी हैं और इसमें शामिल लोगों के बयान भी। तो चलिए सीधे उस जगह पर चलते हैं जहां ये सब हुआ। वीडियो के मुताबिक ये कार्यक्रम गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में हिंदू रक्षा दल के कार्यालय में हुआ था। जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई में बेचैन करने वाली हैं। संगठन के अध्यक्ष पिंकी चौधरी वहां मौजूद हैं और लोग एक एक करके उनसे तलवारें ले रहे हैं। और ये कोई मामूली तलवारें नहीं है। रिपोर्ट में साफ दिखता है कि इन पर जय श्री राम खुदा हुआ है। हाँ, और पूरा माहौल नारों से गूंज रहा है। हर हर महादेव जैसे नारे लग रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं लग रहा, ये एक तरह का, आप कह सकती हैं, अनुष्ठान या समारोह जैसा लग रहा है, जिसका मकसद सिर्फ हथियार देना नहीं बल्कि एक संदेश देना है। संदेश, हाँ, ये शब्द बिल्कुल सही है। ये एक शक्ति प्रदर्शन जैसा महसूस हो रहा था। लेकिन क्या ये पहली बार हुआ है? नहीं, और यही बात इसे और भी गंभीर बना देती है। रिपोर्ट में पिंकी चौधरी के एक और वायरल वीडियो का जिक्र है। अच्छा? हाँ, जिसमें उन्होंने दिल्ली में 250 से ज्यादा तलवारें बांटने का दावा किया था। तो ये कोई एक अकेली घटना नहीं है, ये एक पैटर्न का हिस्सा लगता है। पैटर्न? जी, शक्ति प्रदर्शन तो है ही, लेकिन मैं इसे एक कदम और आगे देख रही हूँ। ये सिर्फ ताकत दिखाना नहीं है, ये एक तरह का भर्ती अभियान भी है। भर्ती अभियान? मतलब डर का माहौल बनाकर ये अपने साथ और लोगों को जोड़ रहे हैं, उन्हें ये यकीन दिलाकर कि देखो, व्यवस्था तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती, बस हम ही कर सकते हैं। और ये डर किस चीज का है? जब रिपोर्टर ने आयोजकों से पूछा कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं, तो उनका जवाब सीधे सीधे आत्मरक्षा था। हाँ, और उन्होंने इसे और भी खोला। वीडियो में वो कहते हुए दिखते हैं, ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए है। फिर वो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुई हालिया घटनाओं का जिक्र करते हैं। अच्छा, तो एक बाहरी खतरे का डर पैदा किया जा रहा है। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि अगर वैसी स्थिति यहाँ बनी तो ये मुल्लाओं को, विधर्मियों को अपनी सुरक्षा हेतु है। मतलब साफ है, बांग्लादेश का उदाहरण देकर वो कह रहे हैं कि देखो वहाँ क्या हुआ, वो यहाँ भी हो सकता है। और फिर उस डर के समाधान के तौर पर ये तलवारें पेश कर रहे हैं। ये क्लासिक पैटर्न है। पहले एक बाहरी खतरे का डर पैदा करो और फिर खुद को उस डर के एकमात्र समाधान के तौर पर पेश करो। सही बात है। ये सिर्फ तलवारें बांटना नहीं है, ये लोगों की सोच पर कब्जा करने की एक कोशिश है, जहां संस्थाओं पर भरोसा खत्म करके अपनी अहमियत बनाई जाती है। और इसी बातचीत में एक बयान ऐसा है जो इस मानसिकता को और भी, मैं कहूँगा, भयानक तरीके से सामने लाता है। कौन सा? जब उनसे इन तलवारों के मकसद के बारे में पूछा गया तो जवाब था, जब पागल कुत्तों का झुंड आपके घर के बाहर खड़ा होगा तो उससे कैसे लड़ोगे। ये भाषा बहुत कुछ कहती है। एक मिनट, पागल कुत्तों का झुंड। आत्मरक्षा के तर्क से शुरू हुई बात अब सीधे सीधे एक पूरे समुदाय को अमानवीय बताने तक पहुंच गई है। बिल्कुल। ये तो बहुत खतरनाक है। ये किसी भी तरह की बहस की गुंजाइश ही नहीं छोड़ता। सही कहा आपने। जब आप किसी समूह के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो आप उन्हें इंसान के दर्जे से गिरा देते हैं, और जब कोई इंसान ही नहीं रहा तो उसके खिलाफ हिंसा को जायज ठहराना आसान हो जाता है। तो ये सिर्फ आत्मरक्षा की बात नहीं रही अब? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दूसरे समुदाय के लिए एक बेहद अपमानजनक और अमानवीय भाषा का इस्तेमाल है, जो समाज में ध्रुवीकरण को और गहरा करती है।
और इसी मानसिकता से एक और बात निकल कर आती है, वो है कानून पर अविश्वास। हाँ, रिपोर्टर ने जब उनसे पूछा कि क्या उन्हें कानून पर भरोसा नहीं है, तो जवाब था, कानून तो बाद में आएगा ना, पहले तो जो काम करके जाना होगा। ये बयान अपने आप में कानून व्यवस्था के लिए एक सीधी चुनौती है। सीधी चुनौती है। जी, इसका मतलब है कि वो मानते हैं कि जब कोई घटना घटेगी तो कानून का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि खुद ही इंसाफ कर देंगे। ये तो अराजकता को खुला निमंत्रण देने जैसा है। जरा सोचिए, अगर ये सोच कामयाब हो जाए तो हमारा समाज कैसा दिखेगा? हर गली मोहल्ले की अपनी सेना, अपना कानून। भयावह तस्वीर है ये। तो वो साफ साफ कह रहे हैं कि उन्हें कानून पर भरोसा नहीं है। और यहीं पर मामला आत्मरक्षा से निकलकर कानून को सीधी चुनौती देने तक पहुंच जाता है। पर दिलचस्प बात ये है क्या? कि कानून को चुनौती देते हुए भी उन्होंने खुद को बचाने के लिए एक कानूनी दलील का सहारा लिया। अच्छा, वो कौन सी दलील? उन्होंने कहा कि अगर तलवार बिना धार की है तो लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये एक अजीब सा तर्क है। क्या वाकई ऐसा है? मतलब क्या बिना धार की तलवार रखने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती? देखिए, कानून की नजर में हथियार की परिभाषा थोड़ी तकनीकी होती है। आर्म्स एक्ट धारदार हथियार को नियंत्रित करता है। आयोजक इसी तकनीकी नुक्ते का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक वस्तु है, हथियार नहीं, क्योंकि इसमें धार नहीं है। लेकिन यहाँ इरादा तो साफ है। बिल्कुल, और कानून सिर्फ धार नहीं देखता, वो इरादा मतलब नियत भी देखता है। नियत? हाँ, नियत। जब सैकड़ों की तादाद में ऐसी वस्तुएं बांटी जाएं, जिनका एकमात्र मकसद हिंसा हो सकता है, जब उन्हें बांटते हुए भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया जाए, तब अदालत के लिए इरादा साफ हो जाता है, भले ही उसमें तकनीकी तौर पर धार ना हो। मतलब ये ऐसा ही है जैसे कोई 100 बेसबॉल बैट खरीद कर कहे कि ये तो खेलने के लिए हैं, लेकिन फिर उन्हें लेकर दंगा करने चला जाए। बिल्कुल सही उदाहरण है। तब वो बैट सिर्फ खेल का सामान नहीं रह जाते। और जो लोग वहाँ तलवारें लेने आए थे, क्या वो भी यही सोच रहे थे? वीडियो में उनकी भी प्रतिक्रिया है। हाँ है। एक व्यक्ति कहता है अपनी सुरक्षा के लिए हैं। हिंदू रक्षा दल बहुत अच्छा काम कर रहा है। जी। क्या उन्हें योगी आदित्यनाथ की पुलिस पर भरोसा नहीं है? इस पर एक व्यक्ति का जवाब था, पुलिस पे तो है भरोसा, लेकिन ये जो जिहादी अचानक जब आते हैं, पुलिस उस समय कुछ नहीं कर पाती है। ये तर्क भी उसी तत्काल न्याय या मौके पर रक्षा वाली सोच से निकलता है। ये दिखाता है कि एक वर्ग ऐसा है जिसे लगता है कि पुलिस और प्रशासन जैसी संस्थाएं उनकी रक्षा के लिए अपर्याप्त है। उन्हें लगता है कि जब हमला होगा तो वो अचानक होगा और पुलिस जब तक आएगी तब तक देर हो चुकी होगी, इसलिए उन्हें अपनी सुरक्षा अपने हाथों में लेनी होगी। हाँ, यही उनकी सोच है। तो इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या किया? क्या वो सिर्फ देखती रही? नहीं, रिपोर्ट के अनुसार पुलिस की कार्रवाई काफी तेज रही। अच्छा। जैसे ही सोशल मीडिया के जरिए पुलिस को इसकी भनक लगी, वो तुरंत मौके पर पहुंची। वहां से भारी मात्रा में तलवारें बरामद की गईं। रिपोर्ट में एसीपी अतुल कुमार सिंह का बयान भी है। उन्होंने बताया कि 29 अक्टूबर 2025 को जैसे ही सूचना मिली, कार्रवाई की गई। जी, और इस मामले में 16 नामजद और 25-30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। हाँ, 10 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और संगठन के अध्यक्ष पिंकी चौधरी, जो इस पूरे कार्यक्रम का चेहरा थे, वो अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई से ये तो साफ है कि प्रशासन ने इस मामले को हल्के में नहीं लिया। बिल्कुल, उन्होंने इसे कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती के तौर पर देखा और उसी हिसाब से कदम उठाए। पुलिस की कार्रवाई तो तेज लग रही है, पर एक सवाल मेरे मन में आता है। पूछिए। क्या इस तरह की गिरफ्तारियां काफी हैं, या ये सिर्फ एक, जिसे कहते हैं, तात्कालिक उपाय है, जबकि असली सोच तो समाज में फैलती जा रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, पुलिस का काम कानून लागू करना है और उन्होंने वो किया, ये जरूरी भी था, ताकि एक संदेश जाए कि इस तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सही बात है। लेकिन जैसा आपने कहा, सोच से लड़ना पुलिस का काम नहीं है। ये गिरफ्तारियां एक संदेश तो देती हैं, लेकिन जो असुरक्षा और नफरत की भावना फैलाई जा रही है, उसका समाधान सिर्फ कानूनी कार्रवाई से नहीं हो सकता। और यहीं से हम इस चर्चा के सबसे बड़े और शायद सबसे मुश्किल हिस्से पर आते हैं। जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है, सवाल सिर्फ तलवारों का नहीं, सवाल उस सोच का है जो कानून को हाथ में लेने की खुली छूट मांग रही है। बिल्कुल, तलवारें तो महज एक प्रतीक है। असली मुद्दा वो मानसिकता है जो कहती है कि हमें कानून की जरूरत नहीं है, हम अपनी सुरक्षा और अपना न्याय खुद कर लेंगे। और ये मानसिकता एक वैक्यूम में तो पैदा नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तब पैदा होती है जब लोगों का व्यवस्था पर से भरोसा उठने लगता है या फिर उनका भरोसा जानबूझकर तोड़ा जाता है। रिपोर्ट में एक और बहुत अहम बात कही गई है
कि जब धर्म के नाम पर डर फैलाया जाए, भावनाएं भड़काई जाएं और युवाओं को हथियार थमाया जाएं, तो ये समाज को मजबूत नहीं बनाता, बल्कि उसे अराजकता की ओर धकेलता है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी करता है। सोचिए, अगर हर संगठन या समुदाय अपनी अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे ही हथियार बांटने लगे, तो फिर पुलिस, प्रशासन और कानून का क्या मतलब रह जाएगा? ये एक तरह से समानांतर शासन चलाने की कोशिश है। सही शब्द है। हर समूह का अपना नेता, अपना कानून, अपने हथियार। ये किसी भी सभ्य समाज के लिए एक भयावह तस्वीर है। इससे समाज में जो ध्रुवीकरण होता है वो तो है ही। जी, एक समुदाय के भीतर असुरक्षा की भावना को दूसरे समुदाय के खिलाफ गुस्से और नफरत में बदल दिया जाता है। और ये एक ऐसा चक्र शुरू कर सकता है जिसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, एक समूह हथियार उठाता है तो दूसरा समूह भी असुरक्षित महसूस करता है और वो भी ऐसा ही करने की सोच सकता है। यहीं से सामाजिक ताना बाना टूटना शुरू होता है। पड़ोसी पड़ोसी पर शक करने लगता है और सालों से साथ रह रहे समुदायों के बीच अविश्वास की दीवार खड़ी हो जाती है। मैं ये भी सोच रहा था कि उन नौजवानों के दिमाग पर इसका क्या असर पड़ता होगा जिन्हें ये तलवारें दी जा रही हैं। बहुत जरूरी मुद्दा है ये। एक तरफ हम उन्हें पढ़ा लिखा कर जिम्मेदार नागरिक बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ कोई उन्हें तलवार थमाकर कह रहा है कि असली ताकत इसी में है। ये उनके सोचने समझने के तरीके को ही बदल देता है। उन्हें लगता है कि समस्याओं का समाधान बातचीत से नहीं बल्कि ताकत से होता है। उन्हें ये सिखाया जा रहा है कि तुम्हारा काम कानून का पालन करना नहीं बल्कि अपने दुश्मनों को सबक सिखाना है। ये एक पूरी पीढ़ी को कट्टर बनाने जैसा है। रिपोर्ट के अंत में एक बहुत ही तीखा सवाल उठाया गया है, क्या कानून सबके लिए बराबर है? ये सवाल क्यों इतना जरूरी हो जाता है? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि ऐसी घटनाओं पर की गई कार्रवाई ये तय करती है कि समाज में कानून का राज चलेगा या नहीं। अगर ऐसी गतिविधियों से नरमी से निपटाया जाता है या राजनीतिक वजहों से अनदेखी की जाती है, तो इससे दूसरों को भी ऐसा करने का प्रोत्साहन मिलता है। लोगों को लगता है कि अगर आप एक खास समूह या विचारधारा से जुड़े हैं तो आप कानून से ऊपर हैं। बिल्कुल, और ये कानून के राज की नींव को ही खोखला कर देता है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो हमने गाजियाबाद में हुई एक ऐसी घटना को देखा जहां आत्मरक्षा के नाम पर खुलेआम तलवारें बांटी गईं। जी, हमने इसके पीछे के तर्कों को समझा जो डर, असुरक्षा और कानून पर अविश्वास से भरे हुए थे, और हमने पुलिस की कार्रवाई को भी देखा जिसने फिलहाल इस पर लगाम लगाने की कोशिश की है। बिल्कुल, यह घटना हमें एक समाज के तौर पर कई जरूरी सवालों के सामने खड़ा करती है और शायद हमें श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार के साथ इस बातचीत को समाप्त करना चाहिए जो सीधे तौर पर उस रिपोर्ट से ही निकलता है। क्या है वो विचार? सवाल ये है कि अगर इस तरह की गतिविधियों पर सिर्फ कानूनी कार्रवाई करके छोड़ दिया जाए और उस सोच पर काम न किया जाए जो इसे जन्म दे रही है, तो क्या हम एक कभी न खत्म होने वाले चक्र में नहीं फंस जाएंगे? और अगर इन हरकतों पर सख्त और निर्णायक कार्रवाई नहीं होती है, तो क्या इससे समाज में ये साफ संदेश नहीं जाएगा कि इस देश में कानून नहीं बल्कि ताकत चलती है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को गहराई से सोचने की जरूरत है।